Right now we know first law of thermodynamics. It says delta Q equal to delta U plus P delta V. ठीक है, it is basically law of conservation of energy कि whatever heat you are supplying, it is going to convert into change in it is going to be stored as a change in internal energy. Yeah, it will result into change in internal energy and work done. This work can be given by P delta V. ठीक है, अब जैसे हमने इसके पहले देखा था इन अ साइक्लिक प्रोसेस, delta U equal to 0. So therefore we will get delta Q equal to delta W, that is P delta V. ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं, बट क्या सर ये हमेशा पॉसिबल है क्या? तो जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, ये अगर एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है तो देखो ये टेबल है, ठीक है, दिस टेबल, इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर इतना रहेगा, ठीक है, बिल्कुल सही है सर, ये रूम में रखा है तो इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर इतना रहेगा। अब इस टेबल पर एक बॉल है, अब ऐसा हो सकता है क्या कि ये टेबल ठंडा हो जाएगा, ठीक है, सो टेबल ठंडा हो जाएगा, तो क्या होगा, ठंडा होते वक्त इसको एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी, तब जाकर ये ठंडा होने वाला है। वो हीट लेकर ये बॉल कुछ हाइट पर चला जाएगा, सो इसकी एनर्जी mgh इतनी बढ़ी एंड दिस एनर्जी शुड बी इक्वल टू हीट रिलीज बाय द टेबल। क्या ऐसा हो सकता है क्या? नो सर। बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो ये कहता है ना कि दिस इज पॉसिबल। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से इट इज पॉसिबल। देखो ये इनिशियल कंडीशन है, बॉल इज ऑन टेबल, ये फाइनल कंडीशन है, बॉल इज एट हाइट एच, इसके लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहाँ से आई, तो एनर्जी इस टेबल ने अपनी इंटरनल एनर्जी दे दी, टेबल की इंटरनल एनर्जी कम हुई तो टेबल का टेम्परेचर कम हुआ, एनर्जी बैलेंस है। क्या हो सकता है ऐसा? एनर्जी तो बैलेंस है ना, पहले ये रूम टेम्परेचर पर था, ये ठंडा हुआ, ठंडा हुआ मतलब इसने एनर्जी दे दी, इसने दी हुई एनर्जी बॉल ने गेन की और बॉल कुछ हाइट पर चला गया। सर ऐसा तो नहीं होता है पर, सो एग्जैक्टली फर्स्ट लॉ की ये लिमिटेशन है, वो कहता है एनर्जी बैलेंस ऐसा होना चाहिए, बट वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट, इस पॉसिबिलिटी के बारे में फर्स्ट लॉ कुछ कहता नहीं है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि दिस इज पॉसिबल, या अगर होता है तो इस प्रकार से एनर्जी बैलेंस होगी, अगर आप हीट सप्लाई कर रहे हो तो आपको उतना ही वर्क मिलना चाहिए, या अगर आप एक आधे सिस्टम को हीट सप्लाई करते हो तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और वर्क होगा। ये एनर्जी बैलेंस बताता है, वेदर दिस बैलेंस इज पॉसिबल इन रियल लाइफ और नॉट, इसके बारे में फर्स्ट लॉ कुछ भी नहीं कहता है। फिर इस पॉसिबिलिटी के बारे में कौन कहता है, तो इस पॉसिबिलिटी के बारे में
इस पॉसिबिलिटी के बारे में हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है। ठीक है, सो वी शुड राइट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स only tells us about energy conservation। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स only tells us about energy conservation but it do not guarantee, it do not tells us about possibility or validity of process। ऐसी प्रोसेस होगी या नहीं इसके बारे में ये बताता नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए सेकंड लॉ आया। सेकंड लॉ कहता है कि देखो दुनिया में कुछ चीजें ही नेचुरली और स्पॉन्टेनियसली होने वाली है। दुनिया में सिर्फ कुछ चीजें ही नेचुरली और स्पॉन्टेनियसली होने वाली है। हाँ, तो क्या कहा हमने, फर्स्ट लॉ हमें सिर्फ एनर्जी बैलेंस, एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताता है, ये हमें प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं इसके बारे में नहीं बताता है। तो इसके बारे में कौन बताता है, तो इसके बारे में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताता है। सर शायद से आप इसके बारे में और एक बार थोड़ा सा बताओ। तो देखो और एक प्रोसेस बताता हूँ। हमारा फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। क्या है ये चाय का कप है, इसका एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, चेंज इन वॉल्यूम कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन 0। सो अब क्या होगा, अब ये अपनी हीट ट्रांसफर कर देगा सराउंडिंग को। इसके कारण क्या होगा, इसका टेम्परेचर कम होगा। He will be at room temperature। तो क्या हुआ, डेल्टा क्यू जितनी हीट ट्रांसफर हुई इतनी ही इंटरनल एनर्जी चेंज हुई। क्या रिवर्स प्रोसेस अपने आप पॉसिबल है क्या, ये अपने आप हुआ, डेल्टा क्यू ये हीट ट्रांसफर अपने आप हुई। क्या रिवर्स प्रोसेस अपने आप पॉसिबल है, कि अपने आप जैसे स्पॉन्टेनियसली खुद होकर इस टी ने सराउंडिंग को हीट दे दी और उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई, वैसे खुद होकर सराउंडिंग से इस टी ने हीट गेन कर दी और इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी है। इज इट पॉसिबल? नो नो सर। तो ये स्पॉन्टेनियसली नहीं होगा। जैसे स्पॉन्टेनियसली क्यू आउट होने वाला है, स्पॉन्टेनियसली मतलब क्या, अपने आप खुद होकर, वैसे स्पॉन्टेनियसली क्यू इन ये नहीं होने वाला है। बट फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ये पॉसिबल है। हीट चली गई, इंटरनल एनर्जी चेंज हुई, हीट आई, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। इसमें से कौन सी प्रोसेस पॉसिबल है इसके बारे में पहला लॉ कहता है क्या, कुछ नहीं है। फर्स्ट लॉ ये प्रोसेस की डायरेक्शन या हीट एक्सचेंज की डायरेक्शन ये नहीं बताता है। ठीक है, इसमें से एक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, दूसरी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है। ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है क्या, नहीं, इसकी फिर से इंटरनल एनर्जी बढ़ाना इज पॉसिबल, बट फॉर दैट थिंग
आपको एक्सटर्नल सोर्स से हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको एक सोर्स जनरेट करना पड़ेगा विच विल बी एट हायर टेम्परेचर, जो आप आपके एलपीजी का कंबशन करके करते हो। हाई टेम्परेचर का सोर्स फ्लेम तैयार करते हो, जहाँ पर केमिकल रिएक्शन होकर हायर टेम्परेचर रहता है। वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, मतलब टी के तरफ हीट ट्रांसफर होगी। अगेन जितनी हीट गेन करेगा उतना टेम्परेचर राइज होगा। सो ये सिर्फ बैलेंस कहता है, कौन सी प्रोसेस पॉसिबल है कौन सी नहीं है, ये फर्स्ट लॉ नहीं कहता है। द डायरेक्शन और possibility of process is not given by first law, और इसके लिए हमें सेकंड लॉ की जरूरत पड़ती है। क्या कहता है सेकंड लॉ? तो देखो, सेकंड लॉ के दो स्टेटमेंट है। मैं दोनों स्टेटमेंट लिखता हूं, फिर उसे एक्सप्लेन करूंगा। जाएंगे जाएंगे। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। अरे, no process is possible whose sole result is the absorption of heat from a reservoir and the complete conversion of heat in the work। ठीक है। दूसरा है क्लॉसियस स्टेटमेंट। ये क्या कहता है? ये कहता है नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is the transfer of heat from a colder object to a hotter object। बाय द वे, ये कभी पॉसिबल है क्या? ऐसा कभी पॉसिबल है? ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्डर ऑब्जेक्ट टू हॉटर ऑब्जेक्ट? ऐसा कभी होता है? नहीं होता है। देखो क्या कहता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब ये देखो, ये डायरेक्शन के बारे में बता रहा है, विच प्रोसेस इज पॉसिबल एंड विच इज नॉट। सो ये कहता है no process is possible whose sole result is the absorption of heat from a reservoir and the complete conversion of heat in the work। मतलब एखादे हायर टेम्परेचर से हीट एब्सॉर्ब करनी और उसको पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट करना, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। फिर क्या करना पड़ेगा सर? फिर कुछ ना कुछ
हीट ये सराउंडिंग को रिजेक्ट करनी पड़ेगी, सिंक को रिजेक्ट करनी पड़ेगी। So if you are taking 100 joule of heat, so you can convert some amount of heat up into work, say 40 joules, remaining 60 joule of heat should be transferred to the surrounding या sink। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, ये दोनों बाय द वे एक ही है, सिर्फ अलग अलग इसमें बताया है। नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole effect whose sole result is the transfer of heat from a colder object to hotter object। कोल्डर ऑब्जेक्ट से हॉटर ऑब्जेक्ट में अपने आप हीट ट्रांसफर होना इज नॉट पॉसिबल। बट इज इट पॉसिबल और नॉट? इट इज पॉसिबल। कोल्डर ऑब्जेक्ट से हॉटर ऑब्जेक्ट को हीट ट्रांसफर हो सकती है, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसा कहीं पर होता है क्या? सो हमारे घर में एक डिवाइस है जहां पर यह होता है, जहां से आप ऑब्जेक्ट से हीट निकाल लेते हो, उसे और ठंडा करते हो और सराउंडिंग को देते हो। कहाँ होता है ऐसा? रेफ्रिजरेटर। एग्जैक्टली, दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज रेफ्रिजरेटर। आपने उस डिवाइस में अगर ऑब्जेक्ट रखा तो वो ठंडा होता है। ठंडा होता है मतलब उसमें से इंटरनल एनर्जी हीट के फॉर्म में बाहर निकालोगे और वो सराउंडिंग को दे दोगे। यू विल ऑब्जर्व, आइदर पुराना थोड़ा सा फ्रिज होगा तो उसके पीछे वाले साइड में, या नया वाला फ्रिज होगा तो उसके साइड में हाथ लगा कर देखो, इट विल बी एट हायर टेम्परेचर। ठीक है। सो फ्रिज, ये रेफ्रिजरेटर, ये हीट निकालता है और सराउंडिंग को देता है। ठीक है। सो अब देखो, अब ये सेकंड लॉ प्रोसेस के पॉसिबिलिटी के बारे में बता रहा है, क्या पॉसिबल है क्या नहीं है। ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ने क्या कहा? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ने कहा है जो हीट देता है ना, दैट इज कॉल्ड एज सोर्स। इट इज ऑलवेज एट हायर टेम्परेचर। तो यहां से आप हीट ले सकते हो और इसको आप वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। बट अब मैंने इसे ऐसा लिखा है बिकॉज दिस इज साइक्लिक प्रोसेस। बट पूरी हीट आई और वर्क आउटपुट मिला इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। फिर क्या होगा? यू हैव टू रिजेक्ट some amount of heat to the surrounding। इसको सराउंडिंग को सिंक कहते हैं और इसका टेम्परेचर हमेशा कम रहेगा। सो T1 टेम्परेचर से हीट ली, T2 टेम्परेचर पर हीट रिजेक्ट की, बची हुई हीट ये वर्क में कन्वर्ट हुई। एनर्जी बैलेंस अब यहां पर कहेगा कि Q in इक्वल टू वर्क आउट प्लस Q आउट। सो कितना वर्क आउटपुट मिलेगा आपको? तो जितनी हीट रिजेक्ट की वो जितनी सप्लाई की उसमें से घटानी पड़ेगी और आउटपुट मिलेगा। ठीक है। ऐसे डिवाइस को जो हीट लेकर वर्क आउटपुट देता है, इसे कहा जाता है हीट इंजन। सच डिवाइस इज कॉल्ड एज हीट इंजन। एक आधा हीट इंजन का एग्जांपल मतलब हमारे गाड़ी का इंजन। सोर्स मतलब जो कंबशन होता है, वो पेट्रोल का कंबशन होगा, हायर टेम्परेचर के गैसेस तैयार होंगे, वहां से एनर्जी लेंगे हम इन द फॉर्म ऑफ हीट, उसमें से कुछ वर्क आउटपुट मिलेगा जिसके कारण गाड़ी चलेगी। बची हुई हीट आप साइलेंसर में से सराउंडिंग को रिलीज करते हो। इट इज नॉट पॉसिबल जितनी हीट जनरेट हुई
उतनी की उतनी पूरी एनर्जी वर्क में कन्वर्ट करो. दिस इज नॉट पॉसिबल. Such a device which convert heat into energy, heat into work, such devices are called as heat engine. अब आपको ये कंटिन्यूअसली वर्क आउटपुट चाहिए, इसलिए आप कंटिन्यूअसली फ्यूल का सप्लाई करते रहते हो. तो आप चाहोगे कि ये डिवाइस जो है वो साइकिल में काम करता रहे, कुछ ले रहा है कुछ दे रहा है, एंड दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन. एंड दैट्स व्हाई ये इस प्रकार से हमने इसे साइक्लिक प्रोसेस दिखाया है, गोल गोल. So these devices which work continuously, they work in cyclic process. In each cycle, they will receive some energy in the form of heat, they will give some work output, and they will reject some heat to the sink. क्या सही है क्या? हाँ सर, ध्यान में आया. ठीक है, अब देखो केल्विन प्लैंक ने ऐसा कहा, तो क्लॉसियस ने क्या कहा? देखो क्लॉसियस ने भी वही चीज कही है, सिर्फ डिफरेंट वे में कही है. क्लॉसियस का कहना ऐसा है, क्लॉसियस ने कहा no process is possible whose sole result is transfer of heat from a colder object to hotter object. This is colder object, sink, temperature T2. यहाँ पे भी T1 is always greater than T2, ध्यान में रखना. यहाँ पे भी वैसे ही रहेगा. सो यहाँ से हीट लेना और इसे हायर टेम्परेचर पर देना विदाउट एनी अदर इफेक्ट इज नॉट पॉसिबल. ये पॉसिबल नहीं है. तो फिर सर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको कुछ ना कुछ इनपुट देना पड़ेगा. यहाँ पर आपको वर्क इनपुट देना पड़ेगा. फिर अगर आप वर्क इनपुट देते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ से कुछ हीट निकाल पाओगे, ठीक है, और कुछ हीट दे पाओगे. क्लॉसियस का कहना है विदाउट वर्क आउटपुट ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है. अगर आपको ऐसा करना है, लोअर टेम्परेचर से हीट लेनी और हायर टेम्परेचर पर देनी, तो ये अपने आप नहीं होगा. इसके लिए आपको इस प्रकार से वर्क इनपुट देना पड़ेगा, जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू, कंप्रेसर के थ्रू हमारे रेफ्रिजरेटर को देते हैं. यहाँ पर ये रेफ्रिजरेटर हो सकता है या ये हीट पंप हो सकता है. क्या डिफरेंस है सर इसमें? बताता हूँ. तो देखो, क्या ये स्टेटमेंट ध्यान में आए क्या? केल्विन प्लैंक ने इतना कहा कि भैया हीट ली और पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट किया, ऐसा नहीं होगा. कुछ ना कुछ हीट आपको रिजेक्ट करनी पड़ेगी. सरकार से पैसा आया और पूरे का काम किया, ऐसा नहीं होने वाला है. कुछ पैसा लोग खाने वाले हैं. जैसा हमने एक्सेप्ट किया है वैसा ये लॉ है. ठीक है. क्लॉसियस ने क्या कहा? क्लॉसियस ने कहा देखो, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पर अपने आप हीट ट्रांसफर नहीं होने वाली है. रिवर्स इज पॉसिबल. अपने आप हीट हायर टेम्परेचर पर जाना इज नॉट पॉसिबल. इसके लिए आपको वर्क इनपुट देना पड़ेगा, ऐसा क्लॉसियस ने कहा है. इस प्रकार से जो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर को हीट ट्रांसफर करते हैं, उन डिवाइसेस को रेफ्रिजरेटर या हीट पंप कहते हैं.
ऐसे डिवाइसेस जो हीट लेते हैं और वर्क आउटपुट देते हैं, कुछ हीट रिजेक्ट करके उनको हीट इंजन कहते हैं। ठीक है, तो देखो वी हैव थ्री डिफरेंट डिवाइसेस। हीट इंजन, a device working in cyclic process and receives heat from higher temperature from source and converts it into work is called as heat engine. While doing so, it rejects some heat to surrounding या scene। ठीक है, दूसरा डिवाइस है हीट पंप। A device working in cyclic process and taking heat from surrounding a device working in cyclic process taking heat from surrounding and delivering it to source at higher temperature। Yeah, delivering to system या space at higher temperature is called as heat pump। To do so, heat pumps heat pump takes work input। ठीक है, और तीसरा है रेफ्रिजरेटर। क्या होता है रेफ्रिजरेटर? Device working in cyclic process
takes out heat from lower temperature body at lower temperature and delivers it to surrounding is called as refrigerator. To do so, it takes work input. मतलब अगर निकालने हैं तो हमें ये तीन डिवाइसेस इस प्रकार से निकालने पड़ेंगे। देखो ये तीनों केसेस में, किसके तीनों केसेस में, हीट इंजन हो या हीट पंप हो या रेफ्रिजरेटर हो, हीट इंजन हो या रेफ्रिजरेटर हो या हीट पंप हो, इन तीनों केसेस में हमें हमेशा मतलब एक ही चीज में होता है, हमें जो चाहिए वो कितना मिल रहा है और उसके लिए कितना देना पड़ रहा है। ठीक है, इफिशियंसी इज ऑलवेज लेस देन वन, इसलिए हीट इंजन के केस में हमारा वर्ड यूज होता है इफिशियंसी। वाइल बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला ये वैल्यू रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप के लिए 1 से ज्यादा आती है, इसलिए हम इसको इफिशियंसी ना कहते हुए कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं। बाकी तो ये दोनों पैरामीटर परफॉर्मेंस के बारे में ही बात करते हैं, आपने कितना दिया आपको कितना मिला। ठीक है, इस डिजायर्ड इफेक्ट को बहुत बार हम आउटपुट भी कहते हैं। ठीक है, तो इन जनरल इफिशियंसी का फॉर्मूला है आउटपुट अपॉन इनपुट। ओके सर, ध्यान में आ गया। तो यहाँ पर देखो, हीट इंजन के केस में डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, वर्क आउटपुट। ठीक है, तो इसकी इफिशियंसी क्या आएगी, वर्क अपॉन हीट सप्लाइड। इनपुट क्या है, आप इनपुट क्या दे रहे हो, यहाँ पर आप हीट सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, इसलिए ये फॉर्मूला आ जाएगा W अपॉन Q1। बट इंटरेस्टिंगली, क्या मैं यहां से एनर्जी बैलेंस का इक्वेशन लिख सकता हूं क्या, जो हीट आपने सप्लाई की उसमें से क्या हुआ, वर्क आउटपुट मिला, बाकी की एनर्जी का क्या हुआ, ये रिजेक्ट कर दी गई। देयरफॉर W की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q1 माइनस Q2। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, और ये बन जाएगा 1 माइनस Q2 बाय Q1, 1 माइनस Q2 बाय Q1। क्या सही है क्या, हाँ सर बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ओके, अगर ये ठीक है तो जरा हीट इंजन के बारे में बात कर लेते हैं, सॉरी रेफ्रिजरेटर के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर क्या होता है, तो जरा देखो, रेफ्रिजरेटर में हमारे पास है अगेन एक साइकिल में काम करने वाला डिवाइस,
ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम, कोल्ड रिजर्वायर। ठीक है, दिस इज कोल्ड रिजर्वायर, जहां से जिसका टेम्परेचर कम रहेगा। ये क्या है, दिस इज अवर सराउंडिंग। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, ठंडे जगह से हीट निकालता है और सराउंडिंग को रिजेक्ट करता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसके लिए आपको इसको वर्क इनपुट देना पड़ेगा। क्या सही है क्या? हाँ, बिल्कुल सही है सर। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पर डिजायर्ड इफेक्ट क्या है? क्या पर्पज है इसका, इसका डिजायर्ड इफेक्ट क्या रहेगा? व्हाट डू यू वांट फ्रॉम रेफ्रिजरेटर? Rejection of heat. रिजेक्ट, Q1 इफेक्ट, Q1 चाहते हो आप या Q2 चाहते हो? Q1 रेफ्रिजरेटर किसके लिए यूज करते हो, सराउंडिंग को गर्म करने के लिए या इस कोल्ड रिजर्वायर को ठंडा रखने के लिए? Q2. cold drink. Q2, यहाँ पर डिजायर्ड इफेक्ट रहेगा हीट रिमूवल। क्या ध्यान में आया क्या? हीट इंजन में वर्क आउटपुट आपका डिजायर्ड इफेक्ट है, रेफ्रिजरेटर में हीट रिमूवल Q2 आपका डिजायर्ड इफेक्ट है। तो यहाँ पर देखो, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या आ जाएगा, COP, डिजायर्ड इफेक्ट विच इज Q2। इनपुट क्या दे रहे हो आप, वर्क इन, वर्क इन। ठीक है, क्या आ जाएगा ये, या मैं इसे लिखता हूं, हीट रिमूव्ड अपॉन वर्क इनपुट, ये बन जाएगा Q2 अपॉन W इन। पर जरा यहाँ पर देखो, ये रिलेशन क्या बनता है, यहाँ पर रिलेशन बनता है एज Q2 और W ये मिलाकर Q1 हो रहा है, Q1 इक्वल टू W इन प्लस Q2। सो W इन हो जाएगा आपका Q1 माइनस Q2 एंड हमारी COP की वैल्यू हो जाएगी, COP की वैल्यू हो जाएगी Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2। आया क्या ध्यान में? हाँ सर, आ गया ध्यान में। ठीक है, अब देखो अपने हीट पंप का क्या पर्पज है। सो वी विल यूज हीट पंप टू मेंटेन सम स्पेस या सराउंडिंग एट हायर टेम्परेचर। ठीक है, हायर टेम्परेचर स्पेस, इसका टेम्परेचर T1 रहेगा। अगेन यहाँ पर मैंने टेम्परेचर नहीं लिखा, T1। इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप एक साइकिल में काम करने वाला डिवाइस यूज करोगे, जो यहाँ पर हायर टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगा, इसको हीट देते रहेगा। कहाँ से लाओगे, तो इसे सराउंडिंग से लोगे। ये अपने आप होगा क्या, सो क्लॉसियस स्टेटमेंट ने कहा है लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पर हीट अपने आप नहीं जाएगी, उसके लिए आपको वर्क इनपुट देना पड़ेगा। जो हायर टेम्परेचर की स्पेस मेंटेन करता है या जो स्पेस का टेम्परेचर हायर मेंटेन करता है, दैट इज
ऐसा सिस्टम जो हीट पंप करता है, अपना पंप ऊपर के टंकी में पानी पंप करता है ना, वैसे इस रीजन में जो हीट पंप करता है दैट इज कॉल्ड एज हीट पंप। सर इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है? जैसे फॉर एग्जांपल एक आधा पर्टिकुलर बैक्टीरिया है जो 45 डिग्री सेल्सियस पर ही उसका रिप्रोडक्शन होता है और उसकी अगर हमें जरूरत है तो यू हैव टू मेंटेन दैट स्पेस एट 45 डिग्री सेल्सियस कंटिन्यूअसली, तो आप इसको यूज करोगे। ठीक है। इन कोल्डर रीजन अपने यहाँ प्रॉब्लम नहीं आता है, अपने यहाँ घर ठंडे करने पड़ते हैं, बट इन अमेरिका, यूरोप, कुछ जगह ऐसे है, या अपने सियाचिन में ले लो कि जहां पर बाहर का टेम्परेचर होता है -20। अब -20 घर के अंदर का टेम्परेचर रहेगा तो काम नहीं होगा, तो आपको अंदर का टेम्परेचर ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसे केस में आप सराउंडिंग से एनर्जी लेकर अंदर वाले जगह पर पंप करोगे। क्या सही है? तो यहाँ पर डिजायर्ड इफेक्ट क्या है बताओ तो मुझे जरा। हीट Q1 एब्जॉर्प्शन। हीट पंप, जो हीट आपने पंप की है Q1, ये डिजायर्ड इफेक्ट है। तो देखो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या आएगा? हीट पंप डिवाइडेड बाय इनपुट क्या दे रहे हो? वर्क इनपुट। मतलब क्या आ जाएगा? Q1 अपॉन W इन। फिर से आप लिखोगे एज, देखो W अगेन ये कुछ ना कुछ जूल्स में रहेगा, Q2 ये भी जूल्स में है, तो जूल और जूल मिलकर ये कुछ तो जूल्स हो रहे हैं। सो Q1 इक्वल टू वर्क इन प्लस Q2। तो यहाँ से W इन की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q1 माइनस Q2। और हमारी COP क्या आ जाएगी? तो आप इसे कह सकते हो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर हीट पंप। ये थी हमारी COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। कितनी आ जाएगी? देखो Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। अब देखो डेफिनेटली ये वैल्यू 1 से कम रहेगी या ज्यादा? Q1 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2, 1 से ज्यादा। ये डेफिनेटली 1 से ज्यादा होने वाली है। न्यूमरेटर बड़ा है, उसमें से ही कुछ वैल्यू आपने सब्ट्रैक्ट की है और डिनोमिनेटर बनाया है, सो डेफिनेटली दिस विल बी मोर देन 1। इफिशियंसी कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि देखो यहाँ पर इफिशियंसी के केस में 1 में से आपने किसी ना किसी को घटाया है, सो दैट्स व्हाई आप यहाँ पर इफिशियंसी वर्ड यूज ना करते हुए COP वर्ड यूज करते हो। अब और एक इंटरेस्टिंग चीज देख लेते हैं, बस 1 ही मिनट का काम है। अरे यहाँ पर ही लिखता हूँ मैं। हमने अभी लिखा था COP ऑफ हीट पंप, ये क्या लिखी थी हमने? डिजायर्ड इफेक्ट। हीट पंप क्या करता है? हायर टेम्परेचर पर हीट पंप करता है, अपॉन W इन। इसे ही हमने क्या लिखा था? Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। अब देखो इसे मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ। COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू Q1, इसमें से मैं Q2 घटाता हूँ, Q2 ऐड करता हूँ। ठीक है। अब सिर्फ इसे सेपरेटली लिखता हूँ। क्या हो जाएगा ये? Q1 माइनस Q2 अपॉन डिनोमिनेटर प्लस Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। अब ये क्या आ जाएगा? Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 1। व्हाट इज दिस? Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। दिस इज COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो देखो रिलेशन आ गया, COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू 1 प्लस
COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। बहुत बढ़िया। COP ऑफ हीट पंप इज 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। ध्यान में रखो, ये किसके लिए लिखा है हमने? सेम टेम्परेचर के बीच में काम करने वाले रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप के लिए। सेम टेम्परेचर के बीच में काम करने वाले रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप के लिए। क्या सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है।